नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर.बी. राजपूत। मैं आज आपसे कुछ सीरियस मैटर डिस्कस करना चाहता हूँ रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश। पिछले 3 महीनों से हिमाचल प्रदेश त्रासदी के दौर से गुजर रहा है और इन पिछले 3 महीनों में हमने अपने सगे संबंधियों को खोया है, किसी ने अपना घर खोया है, बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ खोई हैं और बहुत सारा डिज़ास्टर हम लोगों ने झेला है। और उसकी वजह जो है वो है क्लाउड बर्स्ट, जो आए दिन हिमाचल प्रदेश में अब एक आम बात सी हो गई है। हर दिन जो है वो क्लाउड बर्स्ट जो है हिमाचल में हो रहा है, कहीं पे भी क्लाउड बर्स्ट हो जा रहा है हिमाचल के हर कोने में। और उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो बहुत ही भयावह और बहुत ही दर्दनीय है। सो आज हम इन 3 टॉपिक्स को मेनली समझेंगे कि एग्जैक्टली क्लाउड बर्स्ट है क्या। मतलब क्लाउड बर्स्ट को अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो बादलों का फटना हम इसे कहते हैं। सेकेंड है फ्लैश फ्लड्स, अचानक आई बाढ़। और तीसरा है डिफॉरेस्टेशन, अत्यधिक वनों का कटाव। हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और इनके बीच का जो कोरिलेशन है वो समझेंगे वन बाय वन करके। तो पहले हम आते हैं क्लाउड बर्स्ट पर। क्या क्लाउड बर्स्ट जो है ये हिमाचल में नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? तो इसका सिंपल जवाब है कि क्लाउड बर्स्ट हिमाचल में होते आए हैं, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। इसको हम नहीं रोक पाएंगे। क्यों नहीं रोक पाएंगे? क्योंकि जो हिमाचल का टॉपोग्राफी है और जो हिमाचल का टेरेन है वो इन क्लाउड बर्स्ट के लिए अनुकूल परिस्थिति जो है वो पैदा कर रहा है। सो इसको हम नहीं रोक सकते। हम क्या रोक सकते हैं वो हम फर्दर समझेंगे, मगर क्लाउड बर्स्ट को हम रोक नहीं सकते अभी बहर में, क्योंकि जो हमारे हिली एरियाज हैं हिमाचल प्रदेश के वो बिल्कुल अनुकूल परिस्थिति जो है वो पैदा करते हैं क्लाउड बर्स्ट के लिए। सो क्यों क्लाउड बर्स्ट जो है वो हिमाचल में होते हैं? पहले क्लाउड बर्स्ट होता कैसे है वो थोड़ा समझते हैं। तो जो मॉइस्ट एयर रहती है, जो नमी से भरी हमारी एयर रहती है, ये ट्रैवल करती है मैदानी एरिया से और फिर ये हमारे जो पहाड़ हैं, जो मैंने यहाँ पे एक माउंटेन ड्रॉ किया हुआ है, इसकी तलहटी पे आके ये टकराते हैं। देन जो इनका अपस्ट्रीम टेरेन है पहाड़ों का, ये से बाध्य करता है ऊपर ट्रैवल करने के लिए, मतलब इस मॉइस्ट एयर को ट्रैवल करने के लिए बाध्य करता है, ऊपर को ट्रैवल करने के लिए बाध्य कर देता है इसे। जब ये मॉइस्ट एयर कांटेक्ट में आती है माउंटेन के तो ये ठंडी होती है, बिकॉज माउंटेन्स आर कूलर। अभी ये ठंडी हवा जो है ये टॉप ऑफ द माउंटेन जाके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है। अब ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है ये क्या है? अगर सरल भाषा में कहूँ तो बहुत काले घने बादल, ऊंची ऊंची इमारतों की तरह जो टावर्स होते हैं उसकी तरह जो काले घने बादल्स हैं, उनका जब फॉर्मेशन होता है तो उनको हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं। ये क्लाउड्स जब बन जाते हैं उसके बाद जो क्या होता है वो बाद में समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि ये क्लाउड्स बनने तक किन किन प्रक्रिया से ये जो नमी वाली एयर है, नमी वाली जो हमारी एयर है, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है। सो पहला यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आती है ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग। ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग हम जो हवा है, नमी वाली हवा है, जब ये अपस्ट्रीम करती है डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम करती है माउंटेन के टॉप के लिए, तो उसको हम ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग कहते हैं। जब ये माउंटेन के कांटेक्ट में आती है तो ये नमी वाली जो हवा है ये ठंडी हो जाती है। तीसरे स्टेज में कंडेंसेशन होता है। जनरली कंडेंसेशन होता क्या है? चेंज ऑफ फेस। जो चेंज ऑफ फेस हमारा होता है यहाँ पे वाटर वेपर टू वाटर ड्रॉपलेट्स, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। देन यहाँ पे अत्यधिक पानी का एकम्युलेशन हो जाता है चौथी स्टेज में। और फिफ्थ स्टेज में सडन रिलीज, जो पानी यहाँ इकट्ठा हुआ वो एकदम से सडन रिलीज होता है और वहाँ पे ये जो क्लाउड्स हैं
ये जो काले घने बादल हैं जिसको हम कह रहे हैं क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड्स, ये एक जिसे कहेंगे कि एक झरने का बहने जैसा जो स्थिति है वो उत्पन्न करता है, और वो फिर जन्म देता है फ्लैश फ्लड्स को। फ्लैश फ्लड्स सेकेंड टर्मिनोलॉजी जो है फ्लैश फ्लड्स। ये फ्लैश फ्लड्स जो हैं, इसका मतलब है अचानक आई बाढ़। यहाँ पे एक क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, सडन रिलीज हुआ पानी का, पानी झरने की तरह बहना शुरू हुआ, और अब ये पहाड़ के बिल्कुल टॉप से डाउन जो फुट हिल्स हैं उनकी तरफ यहाँ पे ट्रैवल करना शुरू करता है इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में अभी क्या है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, जो हमारे हाउस हैं, कुछ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ रोड्स हैं, तो यहाँ पे ये डाउन स्ट्रीम जो है वो आती है और फ्लैश फ्लड का ये रूप लेती है। तो अभी हमने समझा कि क्लाउड ब्रस्ट को क्या हम रोक सकते हैं? क्लाउड ब्रस्ट का जो फिनोमिना है वो हम नहीं रोक सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। रीज़न, हिली एरियाज में क्लाउड ब्रस्ट होते हैं, उसका रीज़न ये है कि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो क्लाउड ब्रस्ट के लिए अनुकूल हैं। मॉनसून में नमी वाली एयर हमारे यहाँ पे आती ही है, आएगी ही, क्योंकि मॉनसून आता है, एंड देन वो पहाड़ों के कांटेक्ट में आके अपस्ट्रीम ट्रेवल करेंगी, जो एक अनुकूल स्थिति है क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड बनाने के लिए। और जब ये क्लाउड बनेगा तब यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट होने की स्थिति पैदा होगी, जिसको हम नहीं रोक सकते। यहाँ तक हम चीज़ों को, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना प्रशासन के हाथ में ना हमारे हाथ में। मतलब ये फिनोमिना है, और फिनोमिना हिमाचल जो हिली एरियाज़ है, बल्कि हिमाचल ही नहीं, जो नॉर्थ ईस्ट हमारे स्टेट्स हैं और उसके साथ साथ उत्तराखंड, JNK, हिमाचल प्रदेश, ये जितने भी स्टेट्स हैं हिली एरियाज, वहाँ पे ये क्लाउड ब्रस्ट होगा ही। बट अभी क्लाउड ब्रस्ट होने के बाद एक ये जो इम्पैक्ट डाल रहा है, मतलब इसका जो इम्पैक्ट है, ये हमें समझना होगा कि ये जो इम्पैक्ट है ये बहुत ज़्यादा आज की डेट में बढ़ गया है। अगर हम कंपेयर करें लास्ट 10 ईयर्स बैक या उससे 15 साल पहले, तो क्लाउड ब्रस्ट होते थे, बट उसका जो इम्पैक्ट होता था वो इतना भयावह नहीं होता था, इतनी जान माल की हानि नहीं होती थी, इतनी डिस्ट्रक्शन जो है वो नहीं होती थी। बट आज की डेट में जब हम 2025 में आ चुके हैं, तो आज की डेट में इनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों इम्पैक्ट बढ़ा है वो समझेंगे, मेनली वो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, एंड देन वी विल मूव फर्दर। सो अभी हमने यहाँ से समझा कि फ्लैश फ्लड आया, यहाँ तक हम इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये नेचुरल फिनोमेना ये होगा ही। फ्लैश फ्लड आया, अब फ्लैश फ्लड क्या करेगा? फ्लैश फ्लड डिस्ट्रक्शन लाएगा, मगर फ्लैश फ्लड डिस्ट्रक्शन कब लाएगा? अभी जो मैंने कहा कि पहले 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले ये फ्लैश फ्लड इतना डिस्ट्रक्शन नहीं लाते थे, बट आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ला रहे हैं। तो उसके बाद जो थर्ड टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। आज की डेट में हिमाचल में जो वनों का कटाव है वो अंधाधुंध तरीके से चला हुआ है, जिसका रोकना, मतलब जो सरकार है उसे तो रोक ही नहीं पा रही है, आम जनता भी उसे नहीं रोक सकती आज की डेट में। उसको हम बाद में समझेंगे, मगर डिफॉरेस्टेशन कैसे कंट्रीब्यूट करता है क्लाउड ब्रस्ट के लिए और फ्लैश फ्लड के लिए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो डजंट डायरेक्टली कॉज फ्रॉम क्लाउड ब्रस्ट, वो डायरेक्टली कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करता क्लाउड ब्रस्ट के लिए, बट डिफॉरेस्टेशन से जो परिस्थितियां पैदा होती हैं वो फ्लैश फ्लड को कंट्रीब्यूट करती हैं, फ्लैश फ्लड का जो इम्पैक्ट है उसको बड़ा करती हैं। ये हमें समझने की ज़रूरत है, कैसे करती है, दैट वी विल अंडरस्टैंड। सो पहला, जब पेड़ों का अत्यधिक कटाव होगा तो वहाँ पे स्लोप डिस्टेबलाइजेशंस जो हैं वो बहुत मात्रा में हो जाएंगे। जो हमारी स्टीप वैलीज रहती हैं उसके जो स्लोप्स हैं वहाँ पे जो अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो वहाँ पे उसका डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगा, जो स्टेबलाइजेशन है उनकी वो ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि हमने वहाँ से उनकी जो
स्लोप्स हैं वहाँ से हमने ट्रीज को हटा दिया है, काट दिया है। अब होगा क्या, ये लैंडस्लाइड और मड स्लाइड को सहायक करेंगे। आपका क्लाउड बर्स्ट हुआ, पानी रिलीज हुआ, सडन फ्लैश फ्लड आया। फ्लैश फ्लड जो है वो स्टीप वैली से होता हुआ टकराएगा। अगर वहाँ पे ट्रीज होंगे तो ट्रीज प्रिवेंट करेंगे उस चीज़ को। जो वहाँ पे वेजिटेशन है, जो वहाँ पे ट्रीज हैं, वो उसको प्रिवेंट करेंगे, उसे पेनिट्रेट नहीं होने देंगे। मगर अगर आपकी स्टीप वैलीज पे ट्रीज हट गए हैं तो वहाँ पे जो इम्पैक्ट है सॉइल इरोजन जिसे हम बोलते हैं वो बढ़ेगा। एकदम से आपका मड, आपका जो पूरा का पूरा मड है और पानी एक साथ मिलके ये फ्लैश फ्लड जो है उसका इम्पैक्ट बढ़ा देगा। सेकेंड चीज़ है रिड्यूस वाटर एब्जॉर्प्शन। अब इस टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे ये रिड्यूस कर देगा वाटर एब्जॉर्प्शन। अगर ट्रीज रहते हैं तो वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा रहेगा, बट अगर ट्रीज नहीं रहेंगे तो वो वाटर नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे। इंक्रीज सरफेस रन ऑफ, जो इरोजन का रेट है वो बढ़ जाएगा और ये फैसिलिटेट करेगा इन्फ्लिट्रेशन के लिए, पानी के इन्फ्लिट्रेशन के लिए। अभी तीसरा, अगर पेड़ कट रहे हैं तो राइजिंग टेम्परेचर भी एक कारण है। अगर ट्रीज कटेंगे तो डेफिनेटली टेम्परेचर राइज होगा। इंक्रीज एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, वो उसको लीड करेगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को राइज करने के लिए। एंड देन फाइनली वो अलाउ करेगा, अलाउ टू एटमॉस्फेयर टू होल्ड मोर मॉइस्चर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको वो अलाउ करेगा मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए और अलाउ करेगा। और फिर वो फ्यूल, जैसा मतलब फ्यूल की तरह काम करेगा, फ्यूलिंग मोर इंटेंस रेनफॉल। तो ये सिचुएशंस पैदा होंगी यहाँ पे। एंड देन फिर जो हमने सिचुएशन देखी है वैसी सिचुएशन बनेगी और ये जो हमारे घर हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब बह जाएगा इसके साथ। अच्छा, अभी हमने ये समझा कि क्लाउड बर्स्ट जो है वो फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। बट ये जो दो टर्म्स हैं, फ्लैश फ्लड का जो इम्पैक्ट है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल दिस। और डिफॉरेस्टेशन जो है इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी हमारे हाथ में है। अभी मेरा सवाल गवर्नमेंट से, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन। अगर हिमाचल की लिटरेसी रेट देखी जाए तो 90% लिटरेसी रेट है हमारी। 90% हमारे जो लोग हैं वो एजुकेटेड हैं, सब कुछ समझते हैं, बट स्टिल डिफॉरेस्टेशन वहाँ पे इतना ज़्यादा हो रहा है, पेड़ों को इतना ज़्यादा काटा जा रहा है अवैध तरीके से। ये कौन लोग हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। और हमें सवाल भी पूछने पड़ेंगे जो हमारे चुने हुए लीडर्स हैं उनसे, कि भाई आप लोग इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? उनके नीचे जो अधिकारी हैं वो इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमने इस चीज़ को नहीं रोका तो जो फ्लैश फ्लड का इम्पैक्ट्स है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्लाउड बर्स्ट होगा, क्लाउड बर्स्ट पहले भी होता था बट उसका इम्पैक्ट नहीं होता था क्योंकि पेड़ वहाँ पे मौजूद थे, सॉइल इरोजन कम था। जो अचानक आई बाढ़ है वो सिचुएशन पैदा नहीं होती थी। रीज़न, पेड़ जो हैं, पेड़ों की जो जड़ें हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती थी। वेजिटेशन, स्टीप वैलीज पे वेजिटेशन था, पानी धीरे धीरे करके नीचे की ओर आता था। क्यों? क्योंकि वो पेड़ जो हैं वो रेजिस्टेंस का काम करते थे, रोकते थे, उस पानी का फ्लो को रोकते थे। उस पानी को जो उसका इम्पैक्ट है उसको डाइल्यूट करते थे। बट अब सिचुएशन वैसी नहीं है, उसको बिल्कुल खुला मैदान मिल गया, बादल फटा, एकदम से पानी एकम्बुलेट हुआ और फ्लैश फ्लड का उसने रूप लिया और सीधा पहुंच गया आपके घरों पर। तो इसको रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? दैट इज़ द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क फ्रॉम अवर इलेक्टेड लीडर्स। हिमाचल की जनसंख्या 75 लाख, 75 लाख। जैसे पहले ही बताया कि 90% हमारा लिटरेसी रेट है। इतने पढ़े लिखे राज्य होने के बावजूद अगर हम सब मिलके डिफॉरेस्टेशन नहीं रोक पा रहे हैं तो ये किसका कसूर? हु विल आंसरेबल फॉर दिस? हु इज़ अकाउंटेबल फॉर दिस? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस?
we need to ask these questions from our leaders. That is very important. 75 लाख की जनसंख्या में अगर मैं यूं कहूँ तो इस के लिए ऑलमोस्ट 25,000 के करीब जो लोग सक्रिय होंगे अभी, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, जो ये सब कारनामे कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। और ये पेड़ों का कटना जो है, ये हमने फ्लैश फ्लड्स के दौरान देखा अपने पुलों के पास, जो हमारी रिवर्स हैं, सतलुज है, ब्यास है, चनाब है, बड़ी बड़ी रिवर्स में हमने देखा कि किस तरह से ये जो लकड़ी के लॉक्स हैं, कटे हुए लॉक्स जो हैं, जो स्लीपर जिसे हम स्थानीय भाषा में बोलते हैं, वो हमने तैरते हुए देखे हैं। और वो तो वो लकड़ी है जो खाली छोड़ दी गई, उससे पहले जो बेच दी गई उसका हमें कुछ पता नहीं, किस रेशियो में वो पेड़ काटे गए हैं, वी डोंट नो। मगर अगर इसको हम नहीं रोक पाते तो फिर फ्लैश फ्लड्स का जो इम्पैक्ट है उसको भी हम नहीं रोक पाएंगे। फिर हमें ये समझना होगा कि आने वाले सालों में इस तरह की परिस्थिति बनी रहेगी, अभी भी बनी हुई है और बनी रहेगी, और हमें ये सब झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा जो भी परिस्थिति बनी है। सो मैं अभी उस पर आ रहा था कि 75% जो 75 लाख हमारी जनता है, उसमें से 25,000 लोग इसके लिए सिर्फ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, लमसम। क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पढ़ा लिखा राज्य है और वहाँ के लोग बहुत ही समझदार हैं, बहुत इज़्ज़तदार हैं, और वो कानून का और जो बाकी लॉज हैं उनका बहुत सम्मान करते हैं और अपनी सुकून भरी ज़िंदगी जीते हैं। मगर ये कौन लोग हैं जो पेड़ों को काट रहे हैं? मैंने बचपन में या जब हम लोग अपने स्कूल टाइम पे थे तब मैंने देखा था कि जब शादियों के लिए कोई पेड़ काटा जाता था तो बाकायदा पहले उसकी अर्जी दी जाती थी, एप्लीकेशन देने के बाद वन विभाग से उसकी एक परमिशन ली जाती थी। वन विभाग वाले आके चिन्हित करते थे पेड़ को, बाकायदा सील स्टैंप सब लगता था और बता के जाते थे कि ये फलाना पेड़ जो काटा जाएगा, उसके बाद वो पेड़ काटा जाता था। मगर आज हज़ारों लाखों पेड़ जो हैं काट दिए जा रहे हैं। इसके पीछे कौन है? जो वन माफिया हैं उनको किसकी शय है? ऐसा तो है नहीं कि प्रशासन को पता नहीं है और वो लोग इस चीज़ के लिए सक्रिय हैं। प्रशासन किस नींद में सोया हुआ है, कहाँ सोया हुआ है? हमारे जो लीडर्स हैं वो कहाँ सोए हुए हैं? अभी मॉनसून सत्र चला हुआ था, सीरियसली इस टॉपिक के ऊपर किसी बंदे ने बात नहीं करी, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष पक्ष। सब इधर उधर की बातें घुमा रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने राहत सामग्री पहुंचा दी। पोस्टमार्टम के बाद किया गया कार्य आप बता रहे हैं। भाई आप पहले इसके लिए कुछ करेक्टिव मेजर्स आपने लिए क्या? कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स आपने लिए क्या? कोई कापा डिसाइड किया क्या आपने? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? अभी जो मैं बात कर रहा था कि 25,000 पीपल जो इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, उनको किसकी शय है? किन लोगों की शय है उनको, जो पेड़ों को इतनी बेदर्दी से काट रहे हैं और उसके बलबूते पे वो पैसा कमाना चाह रहे हैं, और उसका खामियाजा बाकी की जितनी जनता है हमारे हिमाचल की, उनको भुगतना पड़ रहा है। तो हमें इन लोगों को काबू में लाना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, और जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो उनको दिलानी पड़ेगी। मैं अपील करना चाहूँगा आप सभी से, गवर्नमेंट से भी, कि प्लीज़ आप आगे आएँ और इसके ऊपर कुछ ठोस बिल लेके आएँ कि भाई पेड़ का काटा जाना हिमाचल में बहुत ही त्रासदी का कारण बन सकता है, बना हुआ है और बनेगा आगे आने के लिए। इसको बचाने के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़े, वी शुड डू इट ऑन द हाई प्रायोरिटी। अदरवाइज जो हमारे आने वाला जनरेशन है वो हिमाचल की ब्यूटी को खो देगा। वो हिमाचल जिसे हम कहते हैं कि स्वर्ग है, उसको वो नहीं देख पाएगा। चारों तरफ गंदगी फैली होगी, पेड़ है नहीं, कंक्रीट के जंगल होंगे, और इस तरह के फिर ये क्लाउड बर्स्ट तो होना ही है। इसको हम नहीं रोक पाएंगे, ये हमारे हाथ में भी नहीं है। खाली हम फ्लैश फ्लड से होने वाले इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, और उसका सबसे अच्छा तरीका है एफॉरेस्टेशन, जो हमें पेड़ लगाने हैं। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, मगर पेड़ लगाने के लिए तो बजट है, और डिफॉरेस्टेशन को बचाने के लिए उनके पास पूरा तंत्र है, सरकारी अधिकारी हैं, उनको डिप्यूट करें, और जो लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको जल्द से जल्द बिहाइंड द बार्स करें। अदरवाइज
हिमाचल की जनता आपसे पूछेगी कि भाई ये क्यों आप इन लोगों को अलाउ कर रहे हैं और इन लोगों के साथ मिला कौन रहा है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब बाकी की 74 लाख की जनसंख्या इतना डरती है, वो लॉ का इतना रिस्पेक्ट करती है, और अगर मान लीजिए कि उसको पता चल गया कि हेलमेट पहन के जाना है, 2-2 3-3 हेलमेट पहन के जाती है, जब वो ये सब रूल फॉलो कर सकते हैं तो ये लोग कौन है जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जो अत्यधिक वनों का कटाव कर रहे हैं। मैं कंडेम करता हूँ इन लोगों को। आपके माध्यम से मैं, आप भी इन लोगों से सवाल पूछिए कौन है ये लोग, और कलेक्टिवली हम सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। हमें पंचायत के लेवल पे जो हमारे रिनाउंड लोग हैं, कुछ आर्मी रिटायर्ड पर्सन हैं, कुछ ऑफिशियल्स हैं जो रिटायर्ड हुए हैं बैंक से या कहीं से भी, वो कृपया करके संगठित हो, और अगर इस तरह का कुछ भी जघन्य अपराध आपके एरिया में चल रहा है डिफॉरेस्टेशन का, उसको आप तुरंत प्रभाव से मिलके पंचायत के प्रधान से मिलके बंद करवाइए, क्योंकि ये पंचायत के लेवल तक हमें लेके जाना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे इसमें। अदरवाइज इन लोगों को शय मिलती रहेगी, जो बड़े लीडर्स हैं वो भी इन्वॉल्व रहेंगे इसमें डेफिनेटली, क्योंकि अगर इतनी लकड़ी कट रही है तो कोई ना कोई तो उसमें इन्वॉल्व रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि लीडर्स को पता नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि जो सरकारी तंत्र है उसको पता नहीं है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं HAS IAS उनको पता नहीं है, सबको पता है, सबका नेक्सस बना हुआ है यहाँ पर, और वो नेक्सस हमें तोड़ना है। वो नेक्सस यहाँ पे कॉमन आदमी तोड़ेगा, क्योंकि कॉमन आदमी को हिमाचल में रहना है, घर उसके जा रहे हैं, ठीक है, नुकसान उसका हो रहा है, गरीबी में वो जाएगा। बड़े बड़े लीडर्स को या बड़े बड़े जो ये सब लोग पेड़ काट रहे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उन्होंने करोड़ों कमा लिया है ये सब पेड़ वेड़ काट के, मगर जिसको नुकसान भुगतना है और जिसको अपनी अगले आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है हिमाचल को, उनको इन लोगों के लिए पकड़ना पड़ेगा। और हमें अपने लीडर से टफ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि क्यों भाई साहब तुम ये लोग क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कहाँ सोई हुई है सरकार। आपको इसका इम्पैक्ट कम करना पड़ेगा फ्लैश फ्लड्स का। अदरवाइज अगर फ्लैश फ्लड का इम्पैक्ट कम नहीं होगा तो हम इस स्थिति को बार बार झेलेंगे, आने वाले साल में झेलेंगे, उससे आने वाले साल में झेलेंगे, कुछ हमें ठोस पॉलिसी बना के लानी पड़ेगी, तब जाके इस समस्या का निवारण होगा। धन्यवाद।